हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर, जो कि आपका मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा मेटल और सेकंड है हमारा नॉन मेटल। अब ये मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो अगर सबसे पहले हम बात करें मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक, मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक, और अगर वहीं पर नॉन मेटल की बात करें हम, तो नॉन मेटल क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इनके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो देखिए, मेटल्स आर द सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल है आपका Zn, कॉपर, Al, एल्युमिनियम। ठीक, अब वही नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल आपका क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस एंड H2। ठीक, ये हुआ आपका मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो आपकी नॉन मेटल्स और मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। ऐसा क्यों किया है मैंने? ताकि आप जो है चीजें कंपेयर करके पढ़ें, जिससे आपको चीजें तुरंत की तुरंत याद हो जाए वहीं पे। जैसे अब पहला है हमारा, पहले हम बात करेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, तो देखिए, हमने टेबल के फॉर्म में आपको क्या बना के दिया है। पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी है, देन मेटल के बारे में एंड देन नॉन मेटल के बारे में। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो है फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक, तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। आपके कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे आपका मरकरी हो गया और गैलियम, ये क्या होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। ठीक, क्या हुआ फिजिकल स्टेट में? फिजिकल स्टेट में सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट गैलियम एंड मरकरी, ये आपका मेटल के बारे में। ठीक, अब वही नॉन मेटल की बात करें तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड और गैस के फॉर्म में। लेकिन आपके इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो है आपका ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेटल्स की बात करें तो जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है, और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, मेटल्स का हाई हो गया और नॉन मेटल्स का आपका लो होता है। ठीक, और वहीं पे डेंसिटी आपकी जनरली जो मेटल्स की होती है वो हाई होती है और नॉन मेटल्स की आपकी डेंसिटी लो होती है। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट है आपका मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब ये मैलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है? अब देखिए, अगर हम मैलेबिलिटी की बात करें तो जब हम मेटल्स को सीड के फॉर्म में, थिन सीड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं हमारा, उनको हम क्या करते हैं थिन वायर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दें, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो देखिए, आपके जो मेटल्स होते हैं वो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनको हम थिन वायर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और थिन शीट के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं शो होती। मेटल्स में आपकी ये प्रॉपर्टी शो होंगी और नॉन मेटल्स में आपकी प्रॉपर्टीज ये नहीं शो होंगी। ठीक, पहला हमने, अब देखिए हम फिर से आपको एक चीज, ये तीनों चीजें आपको एक बार और रिकॉल करा देते हैं जो भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई। पहला हमने फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट गैलियम एंड मरकरी।
और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड एज वेल एज गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन इसका भी है आपका ब्रोमीन, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो मेटल्स की होती है वो हाई होती है, और नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होती है। और डेंसिटी आपकी जनरली मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की आपकी लो होती है। और डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टीज सिर्फ आपकी मेटल्स शो करते हैं, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, और वहीं पे नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, आपका मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल आपका बैड कंडक्टर होता है। ठीक, और 6 है आपका लस्टर। अब ये जो मेटल्स होते हैं आपके सिर्फ वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो मेटल्स का वो आपका शाइनी होता है, इसी वजह से इनमें क्या होता है आपका शाइनी लस्टर होता है। ठीक, और जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके ये प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। ठीक, और लास्ट है आपका हार्डनेस। अब जो हमारे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं देन किसके, नॉन मेटल्स के। ठीक, और जो आपका नॉन मेटल्स होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक, ये हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स और मेटल्स की समझ में आई होंगी। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नॉन मेटल्स और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमने आपको इनकी जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर वाटर के साथ वो बताया है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अगर मेटल्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है आपका मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल है आपका, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिला है कॉपर का ऑक्साइड, और एल्युमिनियम की रिएक्शन हमने कराई है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला है Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ठीक, अब इनमें आपकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इनमें आपका कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने वाला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। ठीक, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं, मतलब कि पानी में जो है घुल जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं हमारे एल्कली का। ठीक, जैसे आपका है Na2O। अब इसकी रिएक्शन जब हमने H2O से कराई है तो इन्होंने क्या फॉर्म किया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और लास्ट आपका जो ये पॉइंट है इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो है मेनली 2 दिए हुए हैं, एक तो जेडन का, जिंक का, और एक एल्युमिनियम का दिया हुआ है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक वो प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होगा वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, मतलब ये बीच की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना तो ज्यादा एसिडिक होगा ना ही ज्यादा बेसिक होगा। ठीक, ये आपका लास्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट पॉइंट आपका क्या, हमने आपको बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट जेडन एंड एल्युमिनियम। ठीक, अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल भी सेम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल आपका कार्बन की हमने रिएक्शन कराई है O2 से, तो हमें क्या मिला CO2 गैस, और वहीं पे सल्फर की रिएक्शन कराई है जब ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला है SO2। ठीक, अब इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कि मतलब ये इजी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे SO2 प्लस H2O। तो ये क्या करेंगे जब वाटर में डिसॉल्व होंगे नॉन मेटल ऑक्साइड तो फॉर्म करते हैं आपका एसिड्स का। जैसे एग्जांपल हमने क्या दिया था आपको, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। ठीक,
और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक, ये हो आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, बट आपके दो एक्सेप्शन हैं। एक तो है आपका एल्युमिनियम का और दूसरा आपका जिंक का, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है आपके एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब एम्फोटेरिक भी हमने आपको बताया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये आपकी बीच की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक, और सेकेंड हमने आपको पॉइंट बताया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब लेकिन कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। जो हमने आपको एग्जांपल दिया था वो Na2O का दिया था, जिसमें क्या हुआ था, जब हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी तो हमें मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वहीं पे नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमें मिला था नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल हमने आपको दिया था, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमें CO2 मिला था। वहीं पे सल्फर की जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई थी तो SO2 मिला था। और इसमें जो पॉइंट ध्यान में रखने वाली थी वो ये कि जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो वाटर में इजिली डिसॉल्व कर जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं आपका एसिड्स का। ठीक, अब चलिए हम अपनी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, जो कि आपका रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम रिएक्शन विथ वाटर की बात करें तो जब हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा हमें? मेटल का ऑक्साइड प्लस H2 गैस। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं फिर फर्दर ये वाटर से रिएक्ट करके आपका फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमने क्या बताया आपको कि जो मेटल होगा वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस H2 और फर्दर जब आपके मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो फॉर्म क्या करेंगे हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, आपका एग्जांपल हमने क्या दिया, जो हमने पोटेशियम की रिएक्शन कराई वाटर के साथ तो हमें क्या मिला KOH और सोडियम की रिएक्शन कराई H2 के साथ तो हमें क्या मिला NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं, जैसे आपका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो आपका जनरली जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को इवॉल्व करता है। ठीक, और सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है, ये ना तो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं? तो ये रिएक्ट करते हैं आपके स्टीम के साथ हैं, मतलब जो आपका जो वाटर है वो गैस फॉर्म में होगा। ठीक, तो वही सेम आपका जो क्या फॉर्म करेगा आपका मेटल का ऑक्साइड। ठीक, एल्युमिनियम आपका यहाँ पे हमने आपका एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम प्लस H2O गिव्स Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये हुआ आपका मेटल के साथ H2O के साथ आपकी मेटल की रिएक्शन, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे मेटल हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं मेटल के ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व करते हैं। और वहीं पे जो आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो फर्दर आपका H2O के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा मेटल हाइड्राइड। ठीक, और दो पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और सेकेंड पॉइंट हमने आपको बताया कि हमारा जो एल्युमिनियम है और आयरन है और जिंक है ये ना तो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये सिर्फ आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, और अगर वहीं पे हम नॉन मेटल की बात करें कि जब इनकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कोई रिएक्शन करते ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व ही करते हैं। ठीक, आई होप ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन।
अगर हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, मेटल का सॉल्ट प्लस फिर से आपका हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होता है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपका सोडियम की, हमने रिएक्शन कराई है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्या मिला है Na2SO4 प्लस H2, ठीक। और मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन कराई है HCl के साथ, तो हमें क्या मिला है MgCl2 प्लस H2, ठीक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो HNO3 है वो जो है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो आपका HNO3 है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये मेटल के साथ आपका रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। अब वहीं पे नॉन मेटल की बात करें तो सिंपल है, आपका ये जो है एसिड के साथ आपका रिएक्शन नहीं देता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं मेटल क्लोराइड और नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, पहले सबसे हमने मेटल की रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिला है मेटल क्लोराइड। और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया आपका सोडियम की रिएक्शन कराई है Cl2 से, तो हमें क्या मिला है NaCl जो कि आपका कॉमन सॉल्ट है। और वहीं पे नॉन मेटल की जो हमने रिएक्शन कराई है Cl2 के साथ, तो हमें नॉन मेटल क्लोराइड मिला है जो कि आपका H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। अब रिएक्शन विथ सॉल्ट्स की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में एक सीरीज दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आप उसको वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा और रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको याद कर लीजिएगा। अब बेटा हम आपको यहाँ पे सारी चीजें बता नहीं सकते क्योंकि आपके पास, आप सबको पता होगा कि आप सबके पास टाइम बहुत कम है और जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज, तो और जिनको नहीं याद है वो आप एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लीजिएगा और उसको वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। अब हम जब रिएक्शन कराते हैं मेटल का सॉल्ट्स के साथ, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, तो क्या होता है कि जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, मतलब निकाल देता है आपका लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक, फ्रॉम इट सॉल्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे हमने एग्जांपल लिया आपका CuSO4 प्लस Zn, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका कॉपर है, सॉरी जो Zn है वो आपका मोर रिएक्टिव है, ठीक, ये आपका मोर रिएक्टिव है। ये क्या कर रहा है, आपका डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, जो कि आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक, लेस रिएक्टिव है। अब इसने फॉर्म क्या किया, Zn ने डिस्प्लेस करके कॉपर को फॉर्म किया ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक। या ये हुआ आपका रिएक्शन विथ सॉल्ट, जिसमें क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक। ये हुआ हमारा रिएक्शन विथ सॉल्ट मेटल के साथ। अब वहीं पे नॉन मेटल की बात करें तो सेम ही प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपका नॉन मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। एग्जांपल हमने क्या लिया है, NaBr की रिएक्शन कराई है Cl2 के साथ, तो हमें क्या मिला है NaCl प्लस Br2। अब यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो आपका मोर रिएक्टिव है, जिसने डिस्प्लेस किसको किया है, ब्रोमीन को, जो कि आपका लेस रिएक्टिव है, ओके। ये हुआ आपका रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। अब लास्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा सिंपल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो जो आपके नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका सिंपल सा मेटल का हाइड्राइड फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल का हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लिया है, सोडियम की हमने रिएक्शन कराई है H2 के साथ, तो हमें क्या मिला है NaH, और वहीं पे जब हमने हाइड्रोजन की सल्फर के साथ रिएक्शन कराई है तो हमें क्या मिला है H2S, ठीक। आई होप आपको ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा और यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है हमारा मेटल और नॉन मेटल के
रिएक्शन के थ्रू। देखिए, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला हमारा इसकी फिजिकल नेचर के बारे में, तो ये जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और हार्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहला हमारा क्या हुआ प्रॉपर्टीज का, इसका फिजिकल नेचर जो कि आपका सॉलिड और हार्ड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड है आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। ठीक, क्या होगा आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लगेगा इसका जो बॉन्ड होता है इनके बीच का उसको तोड़ने के लिए। ठीक, और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है आपका कैरोसिन या फिर पेट्रोल में। सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक, ये हुए आपके 3 फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमने आपको बताया फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में, जो कि आपका होता है ये सॉलिड फॉर्म में और हार्ड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड होती है इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। और थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में, ये आपका वाटर में जो है सॉल्युबल होता है लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इसकी बात करें तो जब ये जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अगर आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं वो जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक, पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जो आयंस होंगे वो आपके फ्रीली मूवेबल नहीं होंगे। और सेकेंड है कि मॉल्टन स्टेट या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब आप सब जान गए होंगे क्योंकि जब ये मॉल्टन स्टेट में होगा तो इसके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे, जिससे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। ठीक, ये हुआ आपके आयनिक कंपाउंड्स और उनकी जो है प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जो कि आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें इस टॉपिक की तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो आपका टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, उसमें आपके कुछ जो है टर्म्स दिए हुए हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। जो कि हमारा पहला है वो है मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या है? तो देखिए, प्रोसेस दैट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में आपको बताएं तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से लेके इसको जो है प्योर फॉर्म में लाना ही आपकी मेटलर्जी है। ठीक, अब सेकेंड है आपका मिनरल्स। तो अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स या तो एलिमेंट्स होंगे और या फिर कंपाउंड्स होंगे जो आपके अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो देखिए मिनरल्स क्या हुए? एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स ऑकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ये हुआ आपके मिनरल्स के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा ओर। अब ओर क्या होता है? तो अगर ओर की बात करें तो ये हमारा मिनरल ही होता है, लेकिन क्या होगा कि ये मिनरल का वो पार्ट होता है जिसमें जो हमारा जो कोई एक पर्टिकुलर जो मेटल होगा वो
मैक्सिमम अमाउंट में होगा और इसको हम प्रॉफिटेबली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो देखिए अगर हम इसको समझाएं तो मान लीजिए आपका एक कोई मिनरल है, ठीक। अब इसका कोई एक पार्ट है, ये पार्ट जिसमें आपके जो मेटल है, जो आपको मेटल चाहिए वो आपका हाई अमाउंट में है, तो ये हो जाएगा आपका ओर, ठीक। तो देखिए ओर minerals that contain very high percentage of particular metal and these metal can be extract profitably, ओके ये हुआ आपका ओर। अब फोर्थ है आपका, फोर्थ टर्म है गैंग। तो गैंग क्या होता है, बेसिकली गैंग पार्टिकल्स आपकी जो ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम गैंग्स बोलते हैं, चाहे वो सैंड के फॉर्म में हो या फिर आपका कर्ड पार्टिकल्स कोई भी प्रेजेंट हो तो आपका वो गैंग होता है, ठीक, जो भी आपका इम्प्योरिटीज होंगी। आई होप ये चारों जो टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई वो समझ में आई होंगी और इसी के साथ अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको ये पार्ट समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं जो जिसके थ्रू जो है हम जो ओर्स, जो हमारा जो ओर्स में जो मिनरल्स या सॉरी जो मेटल्स प्रेजेंट हैं उनको हम किस प्रोसेस के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हमने आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताया है। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा, चार्ट हमने इसलिए लिया है ताकि चीज़ें आपको इजी तरीके से याद हो जाए। तो देखिए पहला हमारा ओर्स तो हमने आपको सबको बताया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब ये कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स होता क्या है, तो अगर इसकी बात करें हम तो जो ओर्स में जो आपके मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्योर स्टेट में आपका एक्सट्रैक्ट करना ही आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। अब इसका जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है आपका डिफरेंस इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड द गैंग। मतलब इसका जो सेपरेशन है वो आपका डिपेंड करता है जो भी आपका जो मिनरल है उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की, उसमें जो ओर्स या फिर आपके गैंग प्रेजेंट है उस पे। तो देखिए सेपरेशन डिपेंड ऑन डिफरेंस इन द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड द गैंग, ठीक। अब देखिए इस चार्ट का जो पहला आपका पार्ट है वो हमने लिया है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक। सेकेंड है आपका मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी और थर्ड है आपका मेटल विथ लो रिएक्टिविटी। अब मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और भी आपके एग्जांपल्स हैं लेकिन आप इन चारों को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, किसका, मोल्टन ओर का, ठीक। और सेकंड जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपका जो ओर्स है सॉरी जो मेटल है वो प्योर स्टेट में आपको मिल जाता है। क्या किया हमने, जो हाई रिएक्टिविटी का मेटल है उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस की मोल्टन ओर की, और सेकेंड स्टेप में हमें जो मेटल है वो प्योर स्टेट में मिल गया, ठीक। अब सेकेंड है मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी। इसका एग्जांपल है ZnFePb, ठीक। अब इसमें आपके दो टाइप के ओर होते हैं, एक तो होता है आपका कार्बोनेट ओर और सेकंड होता है आपका सल्फाइड ओर। जैसे एग्जांपल है ZnCO3 कार्बोनेट ओर का, और सल्फाइड ओर का एग्जांपल है आपका ZnS। अब इसमें जो प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं वो आपका करते हैं कैल्सिनेशन हम सिर्फ करते हैं जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, सिर्फ उनका कैल्सिनेशन करते हैं। और जो हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं उनका हम करते हैं सिर्फ रोस्टिंग। अब ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे, तो अभी आप थोड़ा सब्र रखिए। तो देखिए अब जब ये जो कैल्सिनेशन ऑफ ओर्स या फिर रोस्टिंग हुआ उसमें क्या होगा, आपका जो मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे मेटल्स का कार्बन को यूज करके और लास्ट स्टेप में हमें क्या होगा कि जो हमारा मेटल है वो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब ये जो मेटल का प्यूरिफिकेशन है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं, ठीक। अब फिर से हम आपको इस चीज़ को, आप जो भी दोनों हमने आपको बताया, मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी और मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, एक बार फिर से हम आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
तो देखिए मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी में हमने आपको क्या बताया, एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। इसमें हमने सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस की थी मोल्टन ओर की, और सेकंड स्टेप में हमें क्या मिला था, प्योर जो मेटल था हमारा वो प्योर स्टेट में हमें मिल गया था। ठीक, अब मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें तो उसमें आपके मेनली दो टाइप के ओर है, एक तो आपका कार्बोनेट ओर है और सेकेंड आपका सल्फाइड ओर। अब कार्बोनेट ओर का हम क्या करते हैं, कैल्शिनेशन करते हैं। सी से आप देखिए, इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है, सी से कार्बोनेट, सी से आपका कैल्शिनेशन, और सल्फाइड ओर में हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों प्रोसेस हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा जो मेटल है वो आपका ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद उस ऑक्साइड का जो है हम रिडक्शन करेंगे, किससे, कार्बन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा मेटल है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेटल का हम जो है प्यूरिफिकेशन करेंगे, किससे, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो मेटल है वो प्योर स्टेट में हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए जो थर्ड है वो है हमारा मेटल विथ लो रिएक्टिविटी। मेटल विथ लो रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमने आपका एग्जांपल लिया Cu, कॉपर और Ag। इसमें हम क्या करेंगे, मेनली जो आपका इसमें 90% जो ओर्स होंगे वो आपके सल्फाइड ओर्स होंगे, जैसे आपका कॉपर का CuFeS और CuS और AgS। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया कि जो सल्फर के जो ओर्स होते हैं उनकी हम रोस्टिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें रोस्टिंग करेंगे तो जिससे जो मेटल है वो आपका ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, रिडक्शन करेंगे विथ कार्बन के साथ, और क्या हमें मिलेगा, मेटल जो है इम्प्योर स्टेट में मिलेगा। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। क्या करने के लिए, प्योर जो मेटल है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेटल है हमारा इम्प्योर स्टेट में उसकी जो है रिफाइनिंग करेंगे। ठीक, तो देखिए हमें फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले हमने क्या लिया, इसमें जो सल्फाइड ओर्स आपका मेन नहीं होगा, रिएक्टिविटी मेटल विथ लो रिएक्टिविटी में आपका सल्फाइड ओर्स होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, जो मेटल है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऑक्साइड मेटल मिला है उसकी हम रिडक्शन करेंगे विथ कार्बन से, तो हमें क्या मिलेगा, जो मेटल है वो इम्प्योर स्टेट में मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप में हम उस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, जिससे हमें जो मेटल है वो प्योर स्टेट में मिल जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। अब इसमें आपका एक और पार्ट दिया हुआ है जो कि आपका रिफाइनिंग का, लेकिन उस पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक बार कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस बता देते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट है हमारा कैल्सिनेशन। अब अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो हमने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ये होता है मेनली आपका कार्बोनेटेड ओर्स के लिए। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ डन फॉर कार्बोनेटेड ओर्स। ठीक, और सेकेंड है आपका कि जब हम इस ओर्स को हीट करेंगे तो इसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, मतलब कि ये जो आपका प्रोसेस है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, हीटिंग ऑफ ओर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये वो आपका सेकेंड पॉइंट। और थर्ड है कि आप जैसे अब हमने आपको बताया कि इसका हम यूज़ करते हैं कार्बोनेटेड ओर्स के लिए, तो ऑब्वियस है इसमें आपका CO2 गैस जो है रिलीज होगा, और CO2 गैस रिलीज होगा प्लस जो आपका मेटल है वो ऑक्साइड के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, CO2 इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे ZnCO2, जब हम इसको हीट कर रहे हैं मतलब इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक, ये हुआ आपका कैल्सिनेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रोस्टिंग के बारे में। तो रोस्टिंग आपका इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर रोस्टिंग की बात करें तो ये होता है आपका मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक, और ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हीटिंग करते हैं ओर्स का वो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। हीटिंग ऑफ ओर्स इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये हो आपका सेकेंड पॉइंट। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, अब देखिए जब हमने यहाँ पे सल्फाइड ओर्स लिया है तो
सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे आपका SO2 गैस जो है रिलीज होगा और जो आपका मेटल है वो ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका SO2 इज रिलीज एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है ZnS, जिंक का सल्फाइड और इसमें क्या किया हमने, इसकी हीटिंग कराई किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला है Zn का ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। ये डिफरेंस हुआ हमारा कैल्शिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें तो हमने आपको एक ऑलरेडी फिगर बना के दे दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे आपका CuSO4 का सोल्यूशन। ठीक, अब क्या होगा, आपका एक ये जो रॉड है वो आपका एनोड की तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह। ठीक, और ये जो आपका सेकेंड रॉड है वो आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका जो कैथोड है वो आपका प्योर कॉपर होगा, प्योर कॉपर से बना होगा। ठीक, और जो आपका ये एनोड है उसमें आपका जो इम्प्योर जो ओर है, इम्प्योर जो मेटल है वो होगा, मतलब इसमें आपकी गैंग होगा प्लस आपका कॉपर जो ओर है वो होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि आपका जो इम्प्योर पार्टिकल्स है वो क्या होगा, इस सोल्यूशन में आने लगेगा। ठीक, और यहाँ पे नीचे बैठने लगेगा और जो कॉपर ओर है वो हमारा इसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो रॉड है वो आपकी थिक होती चली जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि जब आपकी कॉपर जो ओर है जब यहाँ पे आपके डिपॉजिट होंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको इस चीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमने पहले क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें क्या किया हमने CuSO4 का सोल्यूशन लिया। अब हमने यहाँ पे दो रॉड ली जिसको जो है हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस क्या करेंगे, एक रॉड होगा हमारा एनोड जिसमें क्या होगा, जो आपका फॉर्म होगा आपका इम्प्योर जो हमारा मेटल है उससे, और दूसरा रॉड होगा आपका कैथोड से जिसमें सिर्फ आपका प्योर जो है कॉपर आयन होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सोल्यूशन में क्या होगा, एनोड पे जो आपका इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है, इम्प्योर जो आपका मेटल प्रेजेंट है, उसमें से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी सोल्यूशन में नीचे बैठने लगेंगी और जो प्योर कॉपर है वो आपका इधर इस साइड पे आपके कैथोड की तरफ जो है डिपॉजिट होने लगेगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो ये कैथोड रॉड है उसकी जो थिकनेस वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी इम्प्योरिटी मिलती है उसको हम बोलते क्या है, एनोड मड। ठीक, एनोड मड। ओके, ये होता है हमारा जो इम्प्योरिटी हमें मिलती है इस प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। ठीक, ये हुआ आपका पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ओर्स के बारे में, उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में, और जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी उन सब चीज़ों के बारे में। अब इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।